गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर। वाटर के बारे में आप सभी जानते हैं। वाटर यानी कि जल। हम अपने डेली इस्तेमाल में भी वाटर का यूज करते हैं ना। वाटर का यूज कई चीजों में किया जाता है, लेकिन अभी आप जैसे बच्चे छोटे हैं, आप वाटर का इस्तेमाल पीने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, आप देखते हैं घर में डोमेस्टिक पर्पज में वाटर का यूज होता है। और उसके साथ साथ बेटा इंडस्ट्रीज में या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी हम वाटर का यूज करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 रीड करने वाले हैं, ज्योग्राफी का, पेज नंबर G43। देखिए, आउट ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होते हैं घटक, पर्यावरण के तीनों घटकों में, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर तो तीनों का मिक्सचर है। जो एटमॉस्फेयर के ये 3 घटक हैं, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, वो लैंड पार्ट जिस पर हम रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर वाटर पार्ट, एंड एटमॉस्फेयर आपका वायुमंडल, जिसके बारे में हमने अभी चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर हैज इट्स ओन स्पेशल इंपॉर्टेंस। इन सब में से हाइड्रोस्फीयर की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप सभी को पता है, विदाउट वाटर मानव जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे ही विदाउट एटमॉस्फेयर भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वाटर की भी एक बहुत बड़ी अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट लाइफ ऑन द अर्थ, की पृथ्वी पर जो जीवन है, ओरिजिनेट इन वाटर, वो पानी में ही उत्पन्न हुआ। ऐसा माना जाता है। सबसे पहले जीवन कहाँ पर स्टार्ट हुआ, मानव जीवन जो है या लिविंग बींग्स जो है, सबसे पहले वाटर के अंदर बहुत सारे बहुत सारे जीव रहते हैं वाटर के अंदर, सीज में, ओशंस में। तो सबसे पहले जो जीवन था वो वाटर में ही स्टार्ट हुआ था। Even today, the number of living beings in water bodies are more than that on the land. Even today, यहाँ तक कि आज भी, the number of living beings, बहुत सारे जो living beings हैं in water bodies, वो water bodies में रहते हैं, and more than that of the land. जितने प्राणी आप लैंड पर देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा लिविंग बींग्स हैं जो वो वाटर बॉडीज में रहते हैं। वाटर इज कंसाइडर्ड मतलब माना जाना। वाटर को माना जाता है टू बी अ वाइटल फॉर लाइफ। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। वाटर को वाइटल माना जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जो एनिमल है, कैन नॉट सर्वाइव विद वाटर, वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाते। अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ द वाटर वेपर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जल वाष्प भी बराबर के जिम्मेदार हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में तापमान के नियमन के लिए। मतलब तापमान कैसा होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी या घटेगी, इसके लिए वाटर वेपर तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे कि क्या है, हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन उसके साथ साथ बराबर में ही आपका जो ये है, उसके साथ साथ बराबर ही आपका जो वाटर है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एविडेंटली हाइड्रोस्फीयर ऑल्सो हैज इन्फ्लुएंस ऑन द एटमॉस्फेयर। एविडेंटली मतलब निस्संदेह, हाइड्रोस्फीयर ऑल्सो हैज इट इन्फ्लुएंस, हाइड्रोस्फीयर का अपना एक प्रभाव है ऑन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल पर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन बेटा 1 मिनट रुकिए, एक बच्चे का अप्रूवल आ रहा है, मैं उससे क्लास में ले लूं, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। देखिए बेटा, आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर
हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कि पृथ्वी पर जल का वितरण मतलब कितने कितने परसेंट वाटर कहाँ कहाँ पर है। तो बेटा मैं टोटल वाटर का 97% जो वाटर है वो आपका वाटर बॉडीज के अंदर है, ओशन में है। ठीक है, ओनली 3% जो है ये ही आपका फ्रेश वाटर है, और ये फ्रेश वाटर मीन जो आपका आइस कैप में वाटर वेपर के रूप में रिवर्स में लेक्स में पाया जाता है, जिसे मानव यूज करता है, वही है आपका फ्रेश वाटर। लेकिन ये पूरे के पूरे 3% को भी मानव यूज नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें से बहुत सारा वाटर ग्लेशियर्स के रूप में है, बर्फ के रूप में है, जिसके कारण बर्फ में मानव इस्तेमाल नहीं कर पाता। और कुछ जो वाटर है वो आपका, प्रशांत मेरी आवाज आ रही है? देखिए, जो 3% वाटर है उसमें बेटा माइक बंद कर दीजिए, उसमें माइक तो बंद कीजिए, आप माइक बंद कर दीजिए। आप बोलते रहेंगे तो किसी बच्चे को भी कोई भी वॉइस नहीं आएगी, माइक बंद रहना चाहिए। अक्षर माइक ऑन करो। अक्षर आ रही है ना मेरी आवाज? यस, माइक बंद होगा तभी सब बच्चों को आवाज आएगी। बंद करो अक्षत माइक। तो 97% वाटर आपका ओशन में है और 3% वाटर की फ्रेश वाटर है, लेकिन हम इस 3% को भी यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारा वाटर हमारा अंडरग्राउंड है, जो जमीन के नीचे पाया जाता है। कुछ वाटर अमाउंट हमारा वाटर वेपर के रूप में है, जलवाष्प के रूप में है, कुछ हमारा आइस कैप्स के अंदर है। तो 1% से भी कम वाटर ऐसा है जिसे मानव यूज कर पाता है। इसीलिए इतना वाटर होने पर भी, हमारी पृथ्वी पर तो 71% वाटर है, इतना ज्यादा वाटर होने के बावजूद भी मानव क्या है, वाटर की कमी को देखता है अर्थ पर। ठीक है, आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वाटर ऑन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। On Earth, पृथ्वी पर water is present in the form of river, tanks, lakes, snowfields, underground water, seas, oceans, etc. कह रहे on Earth, पृथ्वी पर water is present in form of river. Water कौन कौन से रूप में present है? नदियों में है, tanks जलाशयों में है जो तालाब होते हैं आपके, lakes झीलों में है, snowfield हिम के क्षेत्र है जो कि बर्फ से ढके रहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर और जमीन के नीचे भी पाया जाता है, सीज एंड ओशन एक्सेट्रा, और उसके साथ साथ समुद्रों और महासागरों में भी है। दे आर कलेक्टिवली नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। इसे हम कलेक्टिवली, हम इसे इन सबको मिलाकर, रिवर, लेक, स्नोफेल, हम इन सभी को मिलाकर इसे हाइड्रोस्फीयर या फिर जल मंडल कहते हैं। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारी पृथ्वी का 71% पार्ट, 71% पार्ट जो है 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर वाटर एरिया इज मोर, वाइल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी जो हेमिस्फीयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, वाटर इज मोर, वाइल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसमें जो पानी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है। देखिए, जब हमने अपने वर्ल्ड का मैप बनाया था, एक बार हम अपने मैप बनाते हैं वर्ल्ड का, वो देखिए आप, ये हमने अपने वर्ल्ड का मैप बनाया। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। माइक बंद कर दो ऋषभ, माइक बंद करो। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये हम हो गया आपका एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड यूरोप, यहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ है आपका, सॉरी अफ्रीका है, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये है आपका अंटार्कटिका।
ये है आपका अंटार्कटिका। अब कह रहे हैं कि जो आपका वाटर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर को हम क्या है वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं। अब देखिए इसमें से जो आपकी है ट्रॉपिक इक्वेटर, जो इक्वेटर जो आपके पास होती है, इक्वेटर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, दो पार्ट में। अब दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद देखिए ये सारा का सारा लैंड पार्ट, ये सारा लैंड है, ये सब लैंड पार्ट है, ये भी लैंड है, ठीक है, ये भी लैंड पार्ट है, और ये खाली वाला पार्ट आपका वाटर पार्ट है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऊपर लैंड पार्ट ज्यादा दिखाई देगा और नीचे वाटर पार्ट दिखाई देगा। मींस आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लैंड पार्ट ज्यादा है किसकी बजाय, साउदर्न हेमिस्फीयर की बजाय, लेकिन वहीं पर साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर पार्ट ज्यादा है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय। वही बताया है कि in southern hemisphere water area is more while in the northern hemisphere land area is more, in the, while northern hemisphere land area is more। यहाँ पर वाटर एरिया मोर है तो यहाँ पर लैंड एरिया मोर है, इसको हम लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं, इसको हम वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए 97% of the hydrosphere present on the earth in the form of sea, ocean, and only 3% of the hydrosphere is in the form of river, lakes, tanks, glacier, etc। कह रहे 97, मैंने अभी भी बताया था 97% जो है आपका वाटर कहाँ पर है, आपका ओशन में एंड सीज में है, ठीक है, ओनली 3%। लेकिन सिर्फ 3% ही वाटर ऐसा है आपका जो कि फ्रेश वाटर है जिसे मानव इस्तेमाल कर सकता है। आगे देखिए आप, और वो 3% वाटर किस किस फॉर्म में है, रिवर्स नदियों में है, लेक्स झीलों में है, टैंक्स में है, ग्लेशियर्स में है। However, sea water cannot be used by human। जो सी वाटर है वो मानव इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ड्यू टू सॉल्ट डिजोल्व इन इट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खारापन होता है, इसमें बहुत ज्यादा नमक मिला होता है। इट इज ओनली 3% ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन, और इसीलिए सिर्फ 3% ही वाटर बच जाता है जो कि रिवर्स नदियों में है, वेल्स कुओं में है, लेक्स आपकी झीलों में है, एंड अंडरग्राउंड और जमीन के नीचे है, which can be used by fulfilling daily needs and drinking। इसलिए यही 3% वाटर हमारे लिए बचता है जिसे हम अपने डेली यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें से भी बहुत सारा वाटर आपका आइस कैप में चला गया, ठीक है, फ्रॉम द स्पेस। और जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, अर्थ सीम्स मतलब दिखती है, अर्थ हमें कैसे दिखती है, टू शाइन विद अ ब्लशिंग ब्लूइशिंग टिंट्स। देखिए ब्लूइशिंग मतलब नीला नीला, और टिंस मतलब होता है रंग। पृथ्वी जो है हमें ब्लूइशिंग टिंस यानी कि नीले रंग की दिखाई देती है टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर होने के कारण, क्योंकि वाटर 70% है। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो हमें ब्लूइश कलर की दिखाई देती है, हेंस इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट और वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, कि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है। एंड व्हेन वी सी इट फ्रॉम द स्पेस, और जब हम इसे स्पेस से देखते हैं, इट लुक लाइक अ ब्लू कलर, तो ये हमें नीले रंग की दिखाई देती है। तो इस ब्लू कलर को इन्होंने ब्लूइश टिंट का नाम दिया है, और इसे हम ब्लू प्लेनेट के साथ साथ वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं अर्थ को, क्योंकि यहाँ पर वाटर ज्यादा है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज हाइड्रोस्फीयर। जितने भी प्लेनेट है उनमें से अर्थ ही एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जिसमें हाइड्रोस्फीयर है, मींस जिसके अंदर जल मंडल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यस, हाँ, डर्टी वाटर भी 3% में आता है, हम उसे पोल्यूट करते जा रहे हैं जिसके कारण अब हमें उसे ट्रीट कर कर पीना पड़ रहा है। हम उसे क्लीन करते हैं डर्टी वाटर को, ठीक है, और मानव ने पोल्यूशन के कारण उसे गंदा कर दिया है ना, उसके अंदर बहुत सारे वो केमिकल्स को उसके अंदर डालकर चला जा रहा है। वाटर साइकिल, माइंड बंद कर दो जिसका भी ओपन है।
देखिए वाटर साइकिल, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर जितना भी वाटर प्रेजेंट है इज बैलेंस्ड, वो संतुलित है। ड्यू टू वाटर साइकिल के कारण मीन्स क्या होता है, जितना भी पानी है अर्थ पर वो कहीं नहीं गया। कहाँ गया पानी? पानी तो कहीं गया ही नहीं। पानी भाप बनकर उड़ा, बादल बन गए, बादल बनने के बाद वो वापस पृथ्वी पर आ गया। तो ये बैलेंस बना रहता है, जितने वाटर वेपर्स आए उतना ही जल पृथ्वी पर लौट कर आ जाता है। वाटर साइकिल इज अ प्रोसेस, वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म, जिसमें पानी लगातार अपने फॉर्म्स, अपने रूपों को चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार, एंड सर्कुलेट बिटवीन, और सर्कुलेशन करता रहता है, घूमता रहता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बीच, ओशन एंड लैंड के बीच। कभी वो ओशन में होता है, फिर भाप बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर बारिश बनकर या तो वो ओशन में या फिर लैंड पर गिरता है। तो देखिए ये होता क्या है, अगर वाटर साइकिल का डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले जो वाटर है हमारा ओशन या सीज के अंदर है। तो ये हो गया आपका वाटर पार्ट, जो आपका रिवर्स भी हो सकती है, ओशन भी हो सकता है। अब यहाँ पर है सन। सन जब राइज हुआ तो सन की हीट के कारण ये जो वाटर है ये जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो गया, मतलब पानी गर्म होकर भाप बनने लगा और वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या हो गया, एवापोरेशन। ये आपका इवेपोरेशन हो गया। अब यहाँ आने के बाद ये जो जल वाष्प था ये थोड़ा ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर आ गया। अब ये जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट है, जब ये हमें आकाश में तैरती हुई, फ्लोट करती हुई नजर आती है तो हम इन्हें क्लाउड्स कहते हैं। ये तो था आपका इवेपोरेशन, लेकिन ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट में आ गया, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये है आपका कंडेंसेशन। लेकिन अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट ऊपर आपकी एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रही है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट धीरे धीरे बड़ी होती है तो हैवी होती चली जाती है और बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है। अब थर्ड पार्ट हो गया इसका। फर्स्ट तो क्या था, ये कैसी फॉर्म में था बेटा, ये लिक्विड था। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका बी हो गया, ये सी हो गया और ये इसका डी पार्ट हो गया। वाटर जो घूमकर वापस ओशन के अंदर आ गया, जो साइकिल चलता है। ठीक है, ये आपकी रेन, यहाँ इसे प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण का होना, रेन। ठीक है, बारिश होना, ओले गिरना, ओलों के साथ बारिश होना, इस फॉर्म में ये वापस वाटर बॉडीज के अंदर आ गया। तो पानी जो है निरंतर घूमता रहता है, कभी ओशन में, कभी एटमॉस्फेयर में, कभी वो लैंड पर भी आता है, कभी वो वाटर बॉडीज पर भी आता है, जहां जहां पर बारिश होती है वहां वहां पर। तो देखिए वाटर एंटर्स द एटमॉस्फेयर, वाटर एंटर करता है एटमॉस्फेयर में थ्रू द इवापोरेशन, इवापोरेशन के द्वारा, मींस जल वाष्प के द्वारा। बेटा माइक बंद रखिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। दो बादल टकराते हैं तो बहुत जबरदस्त बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश कब होती है, जब ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट जो हवा में तैर रही हैं लाइट वेट की होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ी होती चली जाती हैं, हैवी हो जाती हैं और इतना वेट लेकर वो फ्लोट नहीं कर पाती, तो वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। देखिए वाटर एंटर्स द एटमॉस्फेयर, जब पानी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है थ्रू द एवापोरेशन, जल वाष्प के द्वारा, एंड रिटर्न टू द अर्थ, और वापस पृथ्वी पर आता है बाय कंडेंसेशन, उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस भी होता है एंड प्रेसिपिटेशन भी होता है। अ प्रेसिपिटेशन दैट फॉल ऑन द अर्थ, वर्षण जो कि पृथ्वी पर आता है, इवापोरेट्स एंड द कंडेंसेशन अगेन फॉल ऑन द लैंड। मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन बारिश हुई, फिर वापस से इवापोरेशन हुआ, फिर से कंडेंसेशन हुआ एंड अगेन फॉल ऑन द लैंड, फिर से पानी धरती पर आ गया। ठीक है, फिर से इवापोरेशन हुआ, फिर से कंडेंसेशन हुआ और फिर से वाटर लैंड पर या वाटर बॉडीज में आ गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल, या तो बारिश के रूप में या फिर ओलों के रूप में।
ठीक है। दिस साइक्लिक मूवमेंट, ये जो साइकिल चलता चला गया, ये साइकिल रुकेगा नहीं, ये साइकिल चलता ही चला जाएगा। ये जो साइकिल है इज मेनली रिस्पॉन्स, इस साइकिल को ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। दिस साइकिल मूवमेंट ऑफ वाटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर ओवर द अर्थ सरफेस। दिस साइक्लिक मूवमेंट, ये जो जल चक्र का मूवमेंट है, वाटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, इसमें पानी ही मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर ओवर द अर्थ सरफेस, की पृथ्वी की सतह पर कहां कहां पर मॉइस्चर पाया जाएगा, कहां कहां पर बारिश हो रही है। जिन जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहां पर वाटर ठीक होगा, और जहां पर बारिश नहीं हो रही है वो एरिया में जो है वाटर की कमी होगी, या फिर वो डेजर्टेड पार्ट होंगे जहां पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, ये अब देखिए ऊपर एक डू यू नो दे रखा है। द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड 22 मार्च एवरी ईयर। हम हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व जल दिवस। ठीक है, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका ओशन। ओशन मीन्स जो आपके महासागर हैं। अब महासागर क्या होते हैं? द ओशंस आर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो ओशन है वही मुख्य रूप से प्राइमरी मतलब प्राथमिक रूप से पृथ्वी पर जल का स्रोत है। सबसे ज्यादा जल जो है वो ओशन में ही पाया जाता है। दे आर लार्ज वाटर बॉडीज लोकेटेड अराउंड द कंटिनेंट। ये बहुत बड़े वाटर बॉडीज हैं, बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? अराउंड द कंटिनेंट। जितने भी महाद्वीप हैं, हमारे 7 कंटिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। जितने भी कंटिनेंट है उनके चारों तरफ आपकी वाटर बॉडीज यानी कि ओशंस पाए जाते हैं। द 5 मेजर ओशंस, मुख्य रूप से 5 मेजर ओशंस हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है। नंबर 2 पर है आपका एटलांटिक, एटलांटिक ओशन। थर्ड है आपका इंडियन ओशन, जो कि आपके इंडिया की नीचे की है, हिंद महासागर कहते हैं इसे। नंबर 4 है आपका आर्कटिक ओशन एंड नंबर 5 है आपका साउदर्न ओशन। अब ये ओशन कहां कहां पर पाए जाते हैं विश्व में बेटा, वो देखिए। हमने जो अभी एक मैप बनाया था ना, वापस से बना देते हैं। यहाँ हमारा था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ये हमारे कंटिनेंट्स थे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये हाफ पार्ट यूरोप और ये बहुत बड़े वाला एशिया, यहाँ हमारे इंडिया का पार्ट है। ये हमारा एशिया, क्योंकि इंडिया जो है हमारा एशिया कंटिनेंट के अंदर है। ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। अब ये सब वाटर बॉडीज कहाँ पर पाई जाती हैं? जो पैसिफिक ओशन है, ये जो फर्स्ट ओशन है ये यहाँ पर भी है, पैसिफिक ओशन यहाँ भी है और यहाँ भी। ये दोनों तरफ इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर इसे खोलकर दिखाया है। मींस यहाँ पर भी ओशन पैसिफिक, यहाँ भी, लेकिन अर्थ तो राउंड है। जब मैं इसे गोल कर दूंगी, राउंड कर दूंगी मैं इसे, तो ये दोनों ओशन आपस में एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका पैसिफिक ओशन। सेकंड है बेटा आपका अटलांटिक ओशन। देखिए यहाँ पर है आपका अटलांटिक ओशन। ये आपका अटलांटिक ओशन है। इंडिया के नीचे आपका इंडियन ओशन है। ये आपका आर्कटिक ओशन है और ये आपका जो है ये वाला साउथर्न ओशन है। अब जो आपका बेटा ये वाला ओशन है ना, ये वाला ओशन, इसमें जो हमारे कंटिनेंट इस टाइप से बने हुए हैं कि इसकी फॉर्म ऐसे हो जाती है। देखो मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, सही तरीके से बना हुआ है, ये देखो।
ये पैसिफिक, ये भी पैसिफिक। अब ये देखो इसकी शेप एस जैसी जा रही है ना, ये एस आकार का होता है। और सबसे बिजिएस्ट ओशन भी आपका अटलांटिक ओशन ही है। चलिए देखिए सैलिनिटी, अब हम बात करते हैं सैलिनिटी की। इसकी सैलिनिटी क्या होती है, सुनाया आपने ये वर्ड पहले, सुनाया बेटा सैलिनिटी के बारे में? देखिए, चलिए देखिए, ध्यान से सुनना। सैलिनिटी मतलब लवणता। आप देखते हैं समुद्र का पानी खारा है, समुद्र में बहुत सारा नमक पाया जाता है, जिसके कारण समुद्र का वाटर कैसा हो जाता है, उसमें लवण मिला होता है, खारा हो जाता है। ठीक है, देखिए द वाटर ऑफ द ओशन, जो समुद्र का पानी है, जो महासागरों का पानी है, इज सॉल्टी, वो खारा है। वाइल दैट ऑफ रिवर इज फ्रेश, जबकि जो नदियों का पानी है वो फ्रेश है, वो मीठा पानी है, हम यूज करते हैं उसे। सी वाटर इज सॉल्टी, समुद्र का पानी खारा है। और सैलाइन मतलब सॉल्टी नमकीन है, और सैलाइन लवण युक्त है, लवण युक्त उसमें नमक मिला है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा वाटर सॉल्ट है, नमक है। अब नमक आया कहां से, ये भी एक बात है, तो वो भी देखिए। द ओशन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व मिनरल मैटर ऑन विच सोडियम क्लोराइड कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 77%। द ओशन कंटेन्स, ओशन में शामिल है लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स, बहुत सारे खनिज पदार्थ घुले हुए रूप में। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड शामिल है, कितना, मोर देन 77%। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आर द अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये कुछ और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच मेक द सी वाटर सैलाइन, क्योंकि इन सब खनिजों का टेस्ट थोड़ा खारा होता है, ये ऐसे नमकीन से होते हैं और ये वाटर में मिले होते हैं। अब ये वाटर में मिलते कैसे हैं वो भी देखिए। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द सी वाटर इज कॉल्ड सैलिनिटी, लेकिन जितना भी अमाउंट हमारा सॉल्ट का वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसे हम सी की सैलिनिटी बोलते हैं। तो सैलिनिटी की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा? द क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट dissolved dissolved in the ocean, dissolved in the ocean water is called salinity. Means quantity of salt, नमक की मात्रा dissolved in the ocean, जो कि ओशन में घुली हुई होती है, ओशन के पानी में, उसे ही हम उसकी सैलिनिटी कहते हैं। नॉर्मल सैलिनिटी, जो औसत सैलिनिटी है, मतलब एक सी की ओशन सैलिनिटी कितनी हो सकती है, कितनी मात्रा में उसमें लवण हो सकता है। नॉर्मल सैलिनिटी है 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर। मीन्स हम 1000 ग्राम वाटर ले लिए, 1000 ग्राम वाटर मीन्स हमने 1 लीटर पानी ले लिया। 1 लीटर पानी की अब हम सैलिनिटी को चेक कैसे करेंगे, हमने ओशन का 1 लीटर पानी ले लिया और 1 लीटर पानी को हमने बॉईल करना स्टार्ट किया, या फिर हमने उसको सन की लाइट पे रख दिया कि वाटर इवापोरेट हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब हमने उस वाटर को गर्म किया तो पानी तो इवापोरेट हो गया, लेकिन उसके नीचे बहुत सारा नमक बच गया, व्हाइट व्हाइट, क्योंकि नमक तो आपका इवापोरेट नहीं होगा। और हमने उस नमक का वेट किया, अब उस नमक का वेट आया 35 ग्राम, और पानी कितना था, टोटल 1000 ग्राम। तो मतलब औसत सैलिनिटी कितनी हो गई, कोई भी जो नॉर्मल सी है उसमें कम से कम 35 ग्राम सोल्ट तो पाया ही जाता है 1000 ग्राम पानी के अंदर। अब हम पूरे ओशन को तो इवापोरेट नहीं कर कर देख सकते ना, हम उसमें से 1 लीटर वाटर लेकर हमने उसकी सैलिनिटी को चेक कर लिया, लेकिन सभी ओशन की सैलिनिटी भी सेम नहीं होती है। The presence of salt in the sea due to the rock present in them, कह रहे हैं इसके अंदर सॉल्ट कहां से आया, क्योंकि बहुत सारी चट्टानें हैं समुद्र के अंदर, उन चट्टानों में जो नमक है, जो चट्टानों के पत्थरों के अंदर केमिकल्स हैं, वो धीरे धीरे समुद्र में घुल जाते हैं। एंड मिनरल्स ब्रॉट बाय रिवर
नदियों का पानी जब समुद्र में मिलता है तो वो भी अपने साथ बहुत सारे खनिज पदार्थों को अपने साथ बहाकर लेकर आता है। आपको पता है नदियां बहुत सारे मटेरियल को बहाकर लेकर आती हैं, जिसके कारण वो वाटर तो इवापोरेट होता चला जाता है, लेकिन वो मिनरल समुद्र में ही रह जाते हैं जो समुद्र के पानी को खारा कर देते हैं। वाटर ऑफ ऑल द सी इज नॉट इक्वली सैलाइन। अब क्या कह रहे हैं, मैंने अभी बताया औसत जो एवरेज सैलिनिटी है वो 35 ग्राम है, इसमें 1000 ग्राम वाटर के अंदर। बट कह रहे हैं ये सैलिनिटी भी इक्वल नहीं है हर एक सी की। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज डिफरेंट ईच सी। हर एक सी में डिफरेंट टाइप का नमक पाया जाता है। सैलिनिटी ऑफ द सी इज अफेक्टेड बाय, जो आपकी सैलिनिटी है सी की वो भी अफेक्टेड होती है, वो भी प्रभावित होती है किससे, कि भाई वो ज्यादा है, किसी में 35, किसी में 35 से भी ज्यादा मिलेगा, किसी में 35 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो कह रहे हैं ये किस पर डिपेंड करता है, एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर, कि उसमें कितना फ्रेश वाटर आ रहा है। नदियां अपने साथ फ्रेश वाटर मतलब जो नदियों का पानी जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो अपने पानी को समुद्र में मिला देती हैं। अब जब समुद्र में नदियों का पानी मिलता है तो नदियां अपने साथ साथ फ्रेश वाटर तो लाती ही लाती हैं समुद्र में, और उसके साथ काफी सारे मिनरल्स भी लाती हैं। लेकिन यदि फ्रेश वाटर ज्यादा है तो क्या होता है, जो समुद्र की सैलिनिटी कम हो जाएगी। अब आप देखिए ना, आपने एक कटोरी पानी के अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, अब आपको वो बहुत ज्यादा खारा लग रहा है, लेकिन हमने उसमें 1 कटोरी पानी और डाल दिया तो उसका नमक कम हो गया। ऐसे ही समुद्र के अंदर जितने मिनरल्स हैं, नदियां अगर फ्रेश वाटर को ज्यादा लेकर आती हैं तो समुद्र की सैलिनिटी कम हो सकती है। लेकिन नदियां यदि फ्रेश वाटर कम लाती हैं, नदियां फ्रेश वाटर तो कम ला रही हैं, लेकिन वाटर इवापोरेट बहुत ज्यादा हो रहा है, वाष्पित ज्यादा हो रहा है, समुद्र में से पानी भाप के रूप में उड़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब समुद्र में पानी कम होता जा रहा है, लेकिन नमक का अमाउंट तो उतना ही है और नदियां भी अपने साथ लेकर आ रही हैं, जिसके कारण उसकी सैलिनिटी बढ़ती चली जाती है। तो एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। उसके साथ है रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब कितना वाटर इवापोरेट हो रहा है, क्या जितना वाटर इवापोरेट हो रहा है उतना ही वाटर रिवर लेकर आ रही है या नहीं। अगर रिवर उससे कम वाटर ला रही है तो उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। एंड ओशन करंट, और ओशन करंट भी डिपेंड करते हैं कि क्या होता है। ओशन करंट क्या है, जल धाराएं हैं। ओशन करंट भी 2 टाइप के होते हैं, या तो कोल्ड ओशन करंट होते हैं या फिर वार्म ओशन करंट होते हैं। समुद्र का वाटर जो है कॉन्स्टेंटली एक निश्चित डायरेक्शन में बहता रहता है, या तो पानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, या पानी इक्वेटर से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, या पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा। जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है वो जलधाराएं गर्म होती हैं, तो वो आपके वार्म कोल्ड करंट है। जबकि वाटर पोल से इक्वेटर की तरफ आता है तो वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। Salinity of seas remain low where rivers continue to pour fresh water large quantities. कह रहे salinity of those seas remain low. उन समुद्रों की salinity कम होती है, वो समुद्रों का पानी कम खारा होता है, where जहां पर river continue to pour मतलब उड़ेलना, डालना, मिलाना, जहां पर नदियां लगातार फ्रेश वाटर को बड़ी मात्रा में समुद्र में मिलाती रहती हैं। पानी ज्यादा मिलता रहता है, इवापोरेशन कम हो रहा है, इसीलिए वहां समुद्र की सैलिनिटी कम हो जाती है। इन द साउथ ऑफ इंडिया, और भारत के यदि हम साउथ ऑफ इंडिया में जाएं, मतलब भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, जैसे कि आपका केरल है, तमिलनाडु है, देयर इज अ बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड, तो उसमें एक तरफ आप देखेंगे आपकी बे ऑफ बंगाल है एंड अरेबियन सी ऑन अनदर साइड, और दूसरी तरफ आपका अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है। आउट ऑफ टू, अगर हम इन दोनों का ही कंपैरिजन करें, सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी इज हायर, जो अरेबियन सी की सैलिनिटी है वो ज्यादा है। कैन यू टेल व्हाई, कोई बता सकता है बेटा मुझे? एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, इन दोनों की सैलिनिटी क्यों डिफर है, बताइए। दोनों ही, एक इंडिया के इस तरफ, एक इंडिया के इस तरफ, अब पानी में जो सैलिनिटी है, जो वाटर का अमाउंट है जो कि इन दोनों सीज में डिसॉल्व हो रहा है, वो क्यों डिफर है? एनीवन, कोई बताएगा? आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर कर रखना। कल मैं सभी बच्चों से सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी, तब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। चलिए बेटा, अब आप अपनी क्लास को ना लीव कीजिए।
लीव करो बेटे, अंशिका, सागर, ऋषभ, आशु, लीव करो, लीव कर दो बेटा। ऋषभ लीव करो, ऋषभ लीव करो क्लास।